बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन जो सीएसएस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्या है, और इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये मुश्किल है। तो इसका पूरा जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू आपके सामने पेश करेंगे। और चूंकि हमने ये क्लास शुरू की हुई है तो मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि आपको आसानी हो ये फैसला करने में कि क्या इसको मुंतखब किया जाए या नहीं। तो चंद एक चीज़ें इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ यही नहीं कि आपके 200 मार्क्स कवर करेगा। इसके जो अजाफी फायदे हैं वो ये है कि ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, जिसमें पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और जो डिफरेंट अलायंसेस का पाकिस्तान हिस्सा है वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करते हैं। इसके अलावा जो खास तौर पर करंट अफेयर्स का पेपर है उसका मेजर पोर्शन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से ही मुतल्लिक है, और आईआर के स्टूडेंट करंट अफेयर के पेपर को बहुत अच्छी तरह हल करने की पोजीशन में होते हैं। इसके अलावा जब आप माशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन पार्ट, तो इंटरव्यू में जो लोग आईआर से होकर आते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं, और पर्टिकुलरली जो फॉरेन सर्विस को ऑप्ट करते हैं तो उनका एक बैकग्राउंड नॉलेज कंपैरेटिवली बेहतर हो जाता है। अब हम आपको इसका जो पूरा सिलेबस है जो हम 3 माह में कवर करते हैं, ट्वाइस ए वीक हमारी क्लास होती है। ये मैं जुलाई अगस्त सितंबर, जो 1 जुलाई से हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो एक सिलेबस है वो आपके सामने मैं रखने लगा हूँ, विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यू ऑफ द टॉपिक्स, ताकि आपको एहसास हो कि आपका टेम्परामेंट एप्टीट्यूड उससे मुंसलिक है और आप आसानी से उसको ग्रैस्प कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमारी क्लास चल रही है, लेकिन जो कमिंग है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, लेकिन उसके बाद हमारी होगी 2 अगस्त से। ये जो है ये होगी जुलाई अगस्त सितंबर, 3 माह का बैच होगा, उसमें हम मुकम्मल कर देते हैं सिलेबस। अगला जैसे होगा वो अगस्त में ज्वाइन करने वाले उनके लिए होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये जो चीज़ हम जुलाई में कवर करेंगे वो फिर अक्टूबर में कवर करते हैं। इसमें हम आपको ना रीडिंग मटेरियल सारा देते हैं, और हम ये समझते हैं अगर आप हमारे लेक्चर्स को पेश नज़र रखते हुए नोट्स बना लें तो फिर आपको किसी और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन क्लासेस में बाज़ का मसाइल होते हैं इंटरनेट के, कुछ इलाकों में अगर इंटरनेट कमज़ोर है या आप किसी और जगह मसरूफ़ हैं, आप अटेंड नहीं कर पाते क्लास, तो हमने आसानी के लिए उसकी रिकॉर्डिंग हम पेश कर देते हैं। तकरीबन लेक्चर के 1 घंटे बाद जूम सिस्टम हमें रिकॉर्डिंग भेज देता है, वो रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देते हैं, और वो जो 36 आवर्स तक अवेलेबल रहती है। ओके, अब हम आपको जो जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में 1 बाय 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली बात तो होती है इसमें ये इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। ये आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ आईआर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। एक चीज इनमें रखें, जो पॉलिटिकल साइंस है वो होती है विद इन द स्टेट। आपको जो भी उसका डायनामिज्म है, पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशल डायनामिज्म, उसको आप स्टडी करते हैं। द मेन फोकस इज विद इन द स्टेट्स, और द हाउ द स्टेट्स आर गवर्नड। इंटरनेशनल रिलेशन में होता है स्टेट्स विद अदर रिलेशंस, विद अदर स्टेट्स, इनके रिलेशंस क्या है, तो ये दूसरे स्टेट्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली। ये दो बड़े एरियाज हैं। एंड स्ट्रेटेजिकली यू कैन से द मिलिटरीली, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए किस तरह अलायंस में शामिल होती है। जैसे पाकिस्तान सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, ईसीओ का मेंबर है, तो लिहाजा ईसीओ को स्टडी करना भी आईआर का हिस्सा हो गया, एससीओ को स्टडी करना भी आईआर का हिस्सा हो गया, और सार्क को स्टडी करना भी आईआर का हिस्सा हो गया। इसी तरह ओआईसी। फिर अगर हमारी हिस्ट्री में देखा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ
हमारा बहुत ज़्यादा लिंकेज रहा है, तो उसके कॉजेज के हैं। तो जैसे एक मेजर ऑब्जेक्टिव आप स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी के क्या होते हैं, कि एक मुल्क अपनी सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न होता है, उसके बाद अपनी इकोनॉमिक वेल बीइंग के बारे में कंसर्न होता है। तो ये द मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इसकी सारी डिप्लोमेसी होती है, दूसरे मुल्कों से तल्लुकात होते हैं, अलायंस में जाने की रीज़न होती है कि अपने आप को सिक्योर कैसे किया जाए और अपनी इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कैसे की जाए। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नेशन स्टेट का, कि दुनिया में अब 195 स्टेट्स हैं यूएनओ की। अब ये आईआर कहती है, देखिए नेशन स्टेट क्या होती है। अल मुक्तसर नेशन स्टेट ये होती है कि ऐसी स्टेट जो कि अपनी आइडियोलॉजी वैल्यूज के हवाले से उसमें बहुत ज़्यादा यकसानियत हो, कोहेजन हो। उनके ख्यालात, जो लोग उस मुल्क में रहते हैं, उनके ख्यालात एक दूसरे से, आइडियोलॉजी से, तर्ज हयात से मिलते जुलते हों। जितने ज़्यादा मिलते जुलते हों उतनी स्टेट वो अंदर से ताकतवर होगी, और उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। अगर उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके सूबे या डिफरेंट रीजन्स मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहे हों और उनमें आपस में इख्तलाफात हों, तो वो नेशन स्टेट टेक्निकली नहीं बन रही होती। इसलिए दुनिया में सिविल स्ट्राइफ्स, रिफ्ट्स, सिविल वॉर शुरू हो जाती हैं। अब मिसाल फिर हम उसको दे देते हैं कि जी सोमालिया में सिविल वार हो रही है, सूडान में सिविल वार हो रही है। इसलिए कि जो नेशन स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है कोहेजन की, तो वो ज़रा कमज़ोर है, तो लिहाजा उनमें आपस में जंग शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपने यूरोप की भी मैं मिसाल दे देता हूँ। स्पेन है, स्पेन का एक सूबा है कैटालोनिया। कैटालोनिया ने पिछले दिनों में आज़ादी का ऐलान कर दिया। वो कहने लगे जी हम जो ओवरऑल स्पेन है उसके मफादात के साथ हमारे मफादात टकराते हैं। तो गोया कि नेशन स्टेट को एक बहुत बड़ा धचका लगा। या चलो स्पेन को छोड़ें, आपको यूनाइटेड किंगडम से हर बंदा मुतारफ है, बरतानिया। तो आपने देखा कि स्कॉटलैंड ने कह दिया कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। आयरलैंड ने, नॉर्दर्न आयरलैंड इज आल्सो पार्ट ऑफ यूके, उसने कह दिया मैं भी आपसे अलग होना चाहता हूँ। जब बात ज्यादा फैली तो स्कॉटलैंड ने ज्यादा कहा, तो उन्होंने फिर रेफरेंडम करा लिया कि अगर भाई आपके मोर देन 50% लोग कह देते हैं तो स्कॉटलैंड को अलग कर देते हैं। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रेफरेंडम के रिजल्ट में 48% ने एग्जिट का वोट दिया, तो वो फिर अभी स्कॉटलैंड हिस्सा है। वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। तो यानी फर्क ये है कि जब आपने नेशन स्टेट को डिस्कस करना है तो ये चंद एक एग्जाम्पल के साथ आपने बात करनी है। इस तरह एग्जामिनर समझेगा कि जो स्टूडेंट है वो एक कायनाती नजर रखता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन लुक। इसी तरीके से दुनिया में आप देखा, दुनिया जब मौजूदा दौर में ग्लोबलाइजेशन की तरफ आई, तो सोसाइटी जो पहले कन्फाइंड थी टू द नेशन स्टेट, वो इंटरनेशनल होती गई। हम इन आइसोलेशन जिंदा नहीं रह सकते, हम इंटरडिपेंडेंट हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उसके फिर अपने फेसेट्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ये सारे आईआर के हिस्से हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से आप वाकिफ हैं कि हम दूसरों से चीज़ें खरीदते हैं, दूसरों को चीज़ें फरोख्त करते हैं। हमारे मुल्क की कंपनियां दूसरे मुल्कों में जाकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, दूसरे मुल्क की कंपनियां हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। हम सोशली मोबाइल हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर सेटल हो जाते हैं, विजिट भी करते हैं, बाद का परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ये क्या है? ये आपकी सोशल ग्लोबलाइजेशन है। और एक और सोशलाइजेशन होती है, हम एक दूसरे मुल्कों की हैबिट्स भी अपना लेते हैं, उनके ड्रेस कोड अपना लेते हैं, ईटिंग हैबिट्स अपना लेते हैं। दीज आर ऑल डिफरेंट फेसेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आईआर में ये भी चीजें स्टडी करते हैं, इससे भी मुल्कों के तल्लुकात जो है वो भी मुतासर होते हैं। इसमें थोड़ा सा मुश्किल एरिया होता है थ्योरीज का, जैसे हम कहते हैं। असल में थ्योरी कोई मुश्किल चीज नहीं। थ्योरी चीज होती है कि दुनिया के आप ग्राउंड रियलिटीज, जो दुनिया के हालात हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक, उनको स्टडी करते हुए जब आप नतायज अखज़ करते हैं कि मुल्क एक दूसरे के करीब क्यों जाते हैं, दुनिया में जंगें क्यों होती हैं,
जिस वजह से होती हैं उसको थ्योरी का नाम दे दिया गया है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि माजी में कॉलोनियलिज्म था कि बरतानिया में टेक्नोलॉजी आ गई, वेपन आ गए, उसकी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस जो है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट वो बढ़ गई, तो उसने दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उसने सब कॉन्टिनेंट पर भी कर लिया। अब ये जो उसने ताकत के जरिए किया, तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने इसको नाम दे दिया पॉलिटिकल रियलिज्म। पॉलिटिकल रियलिज्म फिर क्या हुआ कि ताकत के बलबूते पर दूसरे मुल्कों पर कब्जा कर लेना, और उसकी दस्तबुर से बचा कौन? जो खुद ताकतवर था। तो थ्योरी क्या निकली? अगर आपने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कायम रखना है, दूसरे की दस्तबुर से बचना है, तो आप पावर हासिल करें। इसी तरह थिंकर दुनिया में देखा कि असल मकसद तो दुनिया से गुर्बत खत्म करना है और जो लोगों के माशी हालात को बेहतर करना है। देखा गया कि ये दुनिया में जो तरीकाकार है उसमें कुछ लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई साहब इक़्तिदार हैं, और कुछ लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये पॉलिटिकल थिंकर्स को अच्छा नहीं लगा। तो मार्क्स ने जब गौर किया उसने कहा कि ये जो निज़ाम मईशत है कि जिसमें आपने प्राइवेट ओनरशिप दे दी, जो चाहे जितना मर्जी मिलें बनाए, फैक्ट्रियां बनाए, कारोबार करे, बिजनेस का असूल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसकी वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब। लिहाजा उसने कहा कि ये बिजनेस जो है ना, इनफरादी मिल्कियत से निकालो और स्टेट की मिल्कियत में दे दो। अब स्टेट जब सारा कारोबार करेगी तो वो फिर स्टेट अपने अवाम में सही तरीके पर तकसीम करेगी, उनकी तालीम का ख्याल रखेगी, उनकी शेल्टर को प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीज़ें, उनको रोटी प्रोवाइड करेगी। ये दुनिया को बड़ा अच्छा लगा। तो ये मार्क्सिज्म जब फैला तो दुनिया में कम्युनिज्म आ गया। तो कम्युनिज्म स्कूल ऑफ थॉट, ये अपने आप को इतना सही समझते थे, इन्होंने कहा कि कोई अपोजिशन नहीं होनी चाहिए हमारी, जो हमारे खिलाफ बात करेगा वो सिंसियर नहीं है टू द मासेस। लिहाजा दुनिया में कम्युनिज्म फैला और अपोजिशन को खत्म कर दिया गया। कम्युनिस्ट कंट्री सोवियत यूनियन था, चाइना था, वहां अपोजिशन का कोई वजूद नहीं, कोई बात करता था तो उठाकर उनको गायब कर देते थे। यानी पहला सिस्टम कैपिटलिज्म था, दूसरा आ गया कम्युनिज्म। ये जब चीज हुई तो ये भी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और भी वक्त के साथ जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां लगी तो ये मुल्क भी बहुत हद तक तरक्की नहीं कर सके। फिर दुनिया ने देखा कि एक वक्त आया कि सोवियत यूनियन जो है वेस्ट के मुकाबले में, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, ये उससे कमजोर रहा। या यूं कह लें कि यूरोप तकसीम हो गया। ईस्ट यूरोप में जो कि अंडर कम्युनिज्म फ्लरिश कर रहा था, वेस्टर्न यूरोप जो अंडर कैपिटलिज्म फ्लरिश कर रहा था। तो 1990 तक फैसला हो गया कि जो कम्युनिस्ट कंट्री थे वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं हो सके। लिहाजा जब सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट होती है तो दीज वर द कंट्रीज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे इमीडिएटली रश टूवर्ड द वेस्टर्न, कि वहाँ ज्यादा एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन वहां थी, तो ये लोगों को अच्छा लगा। अल मुक्सर इस वक्त कम्युनिज्म दुनिया में एक फेल्ड सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। अगर आप कहें कि जी चाइना ने, कम्युनिस्ट है चाइना और तरक्की कर ली, तो आईआर के स्टूडेंट फिर ये कहते हैं कि चाइना ने तरक्की की कि डेंग जियाओपिंग के कहने के मुताबिक उन्होंने जब कैपिटलिज्म को इंजेक्ट किया उसके सिस्टम में, उससे फायदा उठाया, प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट दिया। अगरचे वो एक ईयर मार्क्ड जोन है चाइना का जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी कैपिटलिज्म इंजेक्शन की वजह से वहां चाइना ने तरक्की की है। रशिया भी फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ आ गया। अब दुनिया में सिवाय नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के कोई दुनिया में कम्युनिस्ट मुल्क नहीं है, और ये दोनों की हालत ये है कि दे आर एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली पुअर। फिर इसी तरह मार्क्सिज्म थ्योरी जो थी, कम्युनिस्ट थ्योरी, वो उसको उस थ्योरी को कहेंगे मार्क्सिज्म। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो मॉडल है जमहूरियत, उसको हम लिबरल डेमोक्रेसी, वो भी थ्योरी है, लिबरलिज्म उसे कहते हैं। फिर उसमें भी देखा जब रिच पुअर का गैप वाइडन हुआ तो दरमियानी एक शक्ल निकली
कि कुछ कम्युनिस्ट नजरियात भी लिए जाएं कि कुछ जिम्मेदारियां स्टेट ले ले। जैसे अमेरिका में एजुकेशन जो थी स्टेट ने ले ली, 12 क्लास तक उन्होंने कहा लोगों को फ्री तालीम दो। अब ये सोशलिस्ट नजरिया है, ये कम्युनिस्ट नजरिया है, तो उसके थोड़े से बेनिफिट लिए। जब ये चीज आ गई तो उसको न्यू लिबरलिज्म का नाम दे दिया गया, यानी अब ब्लेंड करना शुरू किया उसके फायदों को, और उसको फिर सोशल डेमोक्रेसी भी कहा गया। जब थोड़ा सा और बढ़ गए कि जी अगर कोई बंदा, किसी को जॉब नहीं मिलता तो हुकूमत उसका स्टाइपेंड मुकर्रर करे। अब यानी जब गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस बढ़ी तो ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एक एलिमेंट है जो इसमें इंजेक्ट किया। इससे फिर थ्योरीज क्या, ये थ्योरीज बन गई न्यू लिबरलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी। इसी तरह फिर उन्होंने देखा कि दुनिया में कुछ मॉरलिटी का भी एलिमेंट होना चाहिए। इस तरह के जो कंस्ट्रक्टिविज्म वो आ गए, वो मॉरलिटी को इम्पोर्टेंस देने लग गए। फिर एक थ्योरी जी फेमिनिज्म, औरतें अलग एक दुनिया का हाफ ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया में ये भी देखा गया कि औरतों के हुकूक सारी दुनिया में यकसा नहीं है, या उनको एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल लेवल पर ट्रीट नहीं किया जाता। तो उसके लिए कुछ लोगों ने आवाज उठाई, उनको फेमिनिस्ट कहना शुरू कर दिया। अब ये थ्योरी बन गई। क्या कहते थे वो? उसमें दो तबकात थे। एक तबका ये कहता था कि आप किसी औरत को जेंडर के हवाले से ना देखें, उसको देखें कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। आपने उसकी सर्विसेज हायर करनी है तो उसका प्रोफेशनलिज्म और उसकी जो स्किल डेवलपमेंट और द कैपेसिटी है उसको हायर करें। यानी इसको जेहन से निकाल दें कि इसका जेंडर क्या है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम लेना है तो आप बेसिकली यू हायर स्किल एंड प्रोफेशनल कैपेसिटीज, तो जेंडर को क्यों पेश नजर रखते हो? अच्छा, ये एक थ्योरी हो गई। फिर कुछ लोग कहने लगे कि जो औरत है उसके भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिस तरह मर्द के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो असल वो पॉलिसी अच्छी होगी जिसमें आप किसी भी सेक्ट के, ग्रोह के, तबके के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से फायदा उठाते हैं। उसने कहा देखा गया है कि जो औरत है वो निगोशिएशन में बड़ी ठीक है, वो हम्बल रहती है, पोलाइट है, टेंडर है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक अच्छा रोल अदा कर सकती है। हार्श काइंड हार्टेड होती है कंपैरेटिवली। तो लिहाजा व्हाई नॉट टू मेक यूज ऑफ द वुमेन फोक इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये भी एक थिंकर आ गए, तो उन्होंने, ये भी फेमिनिज्म की एक कैटेगरी है। तो ये चीजें जब हम करते हैं तो दिस ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन देखें। लेकिन इस तरह आप अपने ऐसे की जो आपकी कैपेसिटी होती है बिल्डअप करने की, जो मैं समझता हूँ IR को थोड़ा पढ़ाने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे बेशुमार जो ऐसे हैं वो आपकी इंटरनल रैशनलाइजेशन कैपेसिटी को उभारते हैं, आपके क्रिटिकल एनालिसिस को इन्वोक करते हैं। तो लिहाजा ये IR आपकी जो क्रिटिकल अप्रोच है चीजों की, और आपकी जो रैशनलाइजेशन की अप्रोच है उसको डेवलप करती है, पॉलिश करती है, और आप बहुत अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो फिर आपने देखा जो स्टेट्स हैं, देखे जी इनमें जंगें क्यों होती हैं? ये जंगें इसलिए होती हैं, अगर एक स्टेट ताकतवर हो जाए, एक कमजोर रह जाए, तो ताकतवर ने कमजोर पर गलबा हासिल कर लेना है। यानी उनका जो पावर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। कि अगर आप जंग बंद करना चाहते हैं किसी दो मुल्कों में, तो उनके पावर को उनको अपना बैलेंस करना पड़ेगा। फिर दुनिया में और वजह होती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। दुनिया में ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, दुनिया के ज्यादातर जराइम इसी वजह से होते हैं, लेकिन दिस ए वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन द प्रिटेक्स्ट और इन द डिस्गाइज ऑफ दिस वर्ड के जी मैंने ये काम अपने कौमी मफादात की खातिर किया है, उसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। इस तरह दुनिया में कई चीजें जायज करार दे दी। मिसाल के तौर पर दुनिया में ताकतवर मुल्क रिजीम चेंज करते हैं, वो कहते हैं हमने किसी मुल्क दूसरे मुल्क में रिजीम चेंज की या ओवर पावर किया उसको, जैसे सद्दाम को टॉपल किया गया, कदाफी को किया गया, तो कहा गया जी हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में किया है। फिर दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनकी रेजोल्यूशन के लिए आप देखते हैं अक्सर डायलॉग होते रहते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनके हमारे मुल्कों में जाते हैं, इसी तरह फिर डेलीगेशन जाते हैं। ये जो आप उसके मुआहदे करने होते हैं, खा इकोनॉमिक हो या मिलिट्री हो या अलाइंसेज हो,
वो डिप्लोमेटिक मीन्स के जरिए। तो ये जो हमारे डेलीगेट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के जो मिशनरीज होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, ये डिप्लोमेट्स कहलाते हैं। जो लोग फॉरेन सर्विस में जाते हैं तो दे आर डिप्लोमेट। तो ये पूरी डिप्लोमेसी एक साइंस बन गई। अगर आपने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया और अपनी जो टर्म्स को आपने डिक्टेट करवाया या आपने इम्पोज किया, तो वो मायदा फिर चलता नहीं। अब जैसे जंग अजीम अव्वल के बाद जर्मनी तो शिकस्त खा गया। अब जो मायदा किया गया जर्मनी से, उसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं। उसमें जर्मनी पर बड़ी पाबंदियां लगा दी कि आप इतनी फौज से ज्यादा फौज नहीं बना सकते, इतने असले से ज्यादा असला नहीं बना पाएंगे। अब ये उनका जो नेशनलिज्म का जज्बा था जर्मन कौम का, उसको बड़ा धचका लगा। हिटलर जब आया तो उसने कहा जी ये हमें समझा क्या है, हम जी असला भी बनाएंगे, हम जी फौज में इजाफा भी करेंगे। तो लिहाजा टीटी ऑफ वर्सेस ने वो बीज बो दिए जो कि फिर जंग अजीम दोम की शक्ल में परवान चढ़े। तो ये क्या है, ये भी पॉलिटिकल डायनामिज्म। इसको आप स्टडी करते हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक लेवल हैं, आपके ये जो एग्रीमेंट्स अलायंसेज हैं, वो कैसे सबब बनते हैं अमन का या जंग का, एक और से दूसरे जंग का। फिर दुनिया का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस वक्त जो दुनिया के ताकतवर मुल्क बाद में आए जंग अजीम दोम के, जैसे अमेरिका लीड कर रहा था, उसने जापान को शिकस्त दी। तो उसने कहा कि फाइनेंशियली दुनिया को कंट्रोल करने के लिए या एक स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई इदारे होने चाहिए। तो लिहाजा दो इदारे वजूद में आते हैं, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ होता है जो आपका फिजिकल डिफिसिट या करंट अकाउंट डिफिसिट, जो मुल्क के माशी मसाइल होते हैं अंदरूनी, उनको अगर आप प्रॉब्लम में चले जाएं, जैसे पाकिस्तान आजकल डिफिकल्टी में है, तो आईएमएफ के पास पैसा होता है जिसको डोनेट करते हैं दुनिया के अमीर मुल्क की डोनेट करते हैं, वही उनके पास वोटिंग पावर ज्यादा होती है। अब अमेरिका सबसे ज्यादा डोनेट करता है, तो लिहाजा जो वोटिंग पावर भी उसी के पास है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के फैसला तो ज्यादातर उसमें अमेरिका के पास पावर है। जो जो पैसे देगा उसके पास पावर होगी। तो वो फिर जब किसी को लोन देता है या उस डिफिकल्टी से निकालता है, तो वो उसके साथ टर्म्स भी होती हैं, कंडीशंस भी होती हैं कि आप अपनी, कुछ तो ऐसी होती हैं कि आप अपने इकोनॉमिक हाउस को प्रॉपरली आप मैनेज करना सीखें, सादगी अपनाएं, गलत खर्च ना करें, इस तरह की भी होती हैं। फिर टैक्सेशन में इजाफा करें, अपनी आमदनी में इजाफा करें। तो ये चीजें वर्ल्ड बैंक होता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दुनिया में, उसमें वो पैसे देता है। जैसे आप कह लें कि बड़े प्रोजेक्ट जैसे पाकिस्तान में तरबेला डैम, मंगला डैम, तो वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए थे। लाइक वाइज अब दयामीर भाषा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो अगेन वी आर आस्किंग द वर्ल्ड बैंक कि हमारे ह्यूज प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, फूड जनरेट होगी, इरिगेशन सिस्टम, पानी मिलेगा। एक दुनिया में फूड का क्राइसिस हेल्प आउट करने में एवरी कंट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक देता है। और थ्योरीज हैं, जैसे थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। हम तो अभी तक समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक इज एट द बेस विद रेफरेंस टू ऑल वार्स गोइंग ऑन। तो वो कहता है नहीं, सिविलाइजेशनल भी कॉन्टेक्स्ट है, तहजीबों की वजह से भी जंगें होती हैं। उसने अपना नुक्ता नजर पेश किया, वो भी स्टडी करते हैं आईआर में, कि जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन से टकराने का अमकानात हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का चाइनीज सिविलाइजेशन से टकराने का अमकान है। इसी तरह रशियन सिविलाइजेशन को वो ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन कहता है, उसका भी कन्फ्रंटेशन का अमकान है, और वो कन्फ्रंटेशन यूक्रेन में हो रही है। फिर दुनिया में डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है कि ये भी हर मुल्क कहता है कि मुझ पर अटैक ना हो। तो अटैक ना करवाने के लिए जो वो इंतजाम करता है उसको हम डेटरेंस क्या देते हैं। एटॉमिक आर्सेनल एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। इसको जब हम ग्लोबल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो आप देखें थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुई 1945 के बाद अब तक, अगर तीसरी जंग नहीं हुई, तो आप उसको बेशुमार किसी कई चीजों को क्रेडिट दें, लेकिन एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि ये जो 5 परमानेंट हैं जो कि जंग में दुनिया को उलझा सकती हैं, ये सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो आपस में जंग का मतलब ये है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। फिर हमने देखा दुनिया के डिस्प्यूट हल करने हैं, तो जो दुनिया का ग्लोबलाइज सेटअप बन गया, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन,
उसमें उन्होंने कहा कोई बैनुल-अक़वामी अदालत भी होनी चाहिए। एक तो बैनुल-अक़वामी कवानीन हो कि जिसके तहत डिस्प्यूट सेटल किए जाएं। अक्सर दरियाओं के पानी पर डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको फिर इंटरनेशनल लॉ भी थोड़ा सा यहाँ स्टडी करते हैं आईआर में, कि अगर डिस्प्यूट हो तो अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन कंट्री हैं, यानी एक दरिया के ऊपरली तरफ हैं एक निचली तरफ हैं, उनमें डिस्प्यूट हो तो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके तहत आप हल कर लेते हैं। जैसे इंडिया के साथ हमारा चनाब पर मसला हुआ था बगलियार डैम का, तो इसी तरह फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट फिर एडवाइजरी नोयत की वहां फिर वो रिकमेंड करती है, तो वो बनी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हॉलैंड में, उसके शहर दी हेग में है। तो फिर इस तरह दुनिया की ट्रेड को देखना था कि जो मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं उसके भी सर्टेन रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग, उसमें फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म भी है, अगर कोई मसला हो तो वहाँ होता है। इसी तरह फिर जब हम मुख्तलिफ अलाइंसेस देखते हैं दुनिया में, यूरोपियन यूनियन कैसे बनी, ये यूरोप के जो कंट्री थे कहीं जंगें कर रहे थे अपने आप आपस में। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी यूरोप से स्टार्ट हुई, सेकंड वर्ल्ड वार भी यूरोप से स्टार्ट हुई। अब ये जंगें करने वाले इकट्ठे कैसे हो गए, ये जो पॉलिटिकल डायनामिज्म है आईआर में ये भी स्टडी करते हैं। जब वो उन्होंने देखा कि जंगों से फायदे नहीं हुए, तो पॉलिटिकल रियलिज्म से निकलकर वो कंस्ट्रक्टिविज्म में चले गए। उसी को जब देखा तो दुनिया के बाकी कंट्रीज ने कहा ऐसे करो, अपनी तजारत बढ़ाओ, अपने जो डिस्प्यूट हैं उनको बैक बर्नर पर रखो और तजारतें बढ़ाओ, चीजें पैदा करो, तो फरोख्त करो, जहां सस्ती बनती हैं वहां से खरीदो, जो सस्ती आप बना सकते हैं उनको फरोख्त करो। अब ये जो मैकेनिज्म है ये दुनिया के सारे इकोनॉमिक अलायंसेस की बेस है, आसियान की यही बुनियाद है, यूरोपियन यूनियन की यही बुनियाद है। तो आसियान को मैं कहता हूँ ये रेप्लिकेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन है, तो ये दुनिया की सक्सेस स्टोरी बना। अब इसको देखकर ही सार्क बना। अब जब सार्क बना तो सार्क कामयाब नहीं हुआ। अब आईआर वालों पढ़ते हैं कि ये नाकाम क्यों हुआ, तो काजी जब देखे उन्होंने कहा जी अगर आपके पॉलिटिकल डिस्प्यूट इतने ऊंचे चले जाएं कि आप में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएं, तो फिर आपके इकोनॉमिक अलायंस खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक बुनियादी फलसफा नुक्ता जो निकला, कश्मीर एज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द बिग मेंबर्स ऑफ दिस अलायंस, उसने इतने मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिए कि ये इनके इकोनॉमिक अलायंस बेजान होकर रह गया। फिर और आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े मुल्क हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी सारी दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है। मसलन चाइना दुनिया की इमर्जिंग पावर है, तो हम उसमें स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। राइट नाउ जो दुनिया का सुपर पावर है वो अमेरिका, हम उसकी भी फिर स्टडी करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स और डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर हम तीसरा देखते हैं कि रशिया, उसके अमेरिका और उसके अलाइज के खिलाफ यूक्रेन में जंग हो रही है। तो अब इस मॉडर्न ईरा में रशिया किन लाइंस पर चलना चाहता है या चल रहा है, तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया को भी हम स्टडी करते हैं। ये सारे फिर जो मौजूदा दौर के वाकयात हैं ये इन तीनों मुल्कों की वजह से चल रहे हैं, यानी ये तीनों मुल्क हमें वहां नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रेप्रोचमेंट हो जाती है, यानी 79 ऑनवर्ड ये आर्च एनिमी थे, अब ये एकदम खत्म हो गया, डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई, रेस्टोर हो गई, और चाइना प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो क्यों चाइना की मान रहे हैं कि उस दोनों की इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्यूचर में समझी जा रही है, वो वाबस्ता चाइना से है। अब चाइना जो है वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 150 मुल्क उससे जुड़ गए, अब वो दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन रहा है। अब हर बंदा यानी तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं कि बाई 2030 चाइना विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी। तो फिर हमने देखा कि माजी में कुछ चीजें, माजी की भी स्टडी करते हैं, जैसे कोल्ड वार है कि आपने देखा कि 45 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक कोल्ड वार स्टार्ट होती है। उसी कोल्ड वार के नतीजे में कोरिया में जंग हुई, वियतनाम में हुई, अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान की वो आखिरी जंग थी जिसमें 1990 में सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और वो डिसमेंबरमेंट हो गई और वो कोल्ड वार भी खत्म हो गई। तो पहले कोल्ड वार में दुनिया को हम कहते हैं दुनिया बाइपोलैरिटी में थी, एक पोल को लीड कर रहा था सोवियत यूनियन,
दूसरी वो कर रहा था अमेरिका। तो उसके बाद यूनिपोलर हो गई, अमेरिका सुपर पावर हो गया, तो वो कोल्ड वार ऐसे खत्म हुई। कोल्ड वार में ऐसे था कि कुछ मुल्क किसी अमेरिका के साथ हो जाते थे, कुछ सोवियत यूनियन के साथ होते थे। इसी कोल्ड वार में अमेरिका, पाकिस्तान जो था ये ज्यादातर अमेरिका के साथ इसने अलाई रखा। वो ये समझता था कि मेरे जो मफादात हैं, यानी मेरी नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा है कि मैं अमेरिका से जुड़ूं, तो लिहाजा हमने सियाटो, सेंटो, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जैसे माहदे हमने अमेरिका से किए। फिर दूसरे अलायंसेज हैं, जैसे बात की है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान उसका मेंबर है, सारे मुसलमान कंट्री हैं। पाकिस्तान इनके साथ क्यों एसोसिएट हुआ, हमारे क्या इंटरेस्ट वाबस्ते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशंस हैं हिस्टोरिकल, इसका किस कॉन्टेक्स्ट में हुए। फिर इंडस बेसिन वाज वाटर ट्रीटी। अब देखें ये तो पाकिस्तान अफेयर की चीजें हैं, लेकिन दीज आर पार्ट ऑफ IR है कि ये जो पाकिस्तान बना तो फिर 3 दरिया इंडिया को दिए गए, 3 दरिया हमें मिले। वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए, हमने लिंक कनाल बनाई ताकि वो 3 दरिया जो ब्यास, सतलज और रावी इंडिया को मिले, उनको हम कैसे चलाएं। OIC क्या है, क्यों बनी, या इतनी कामयाब क्यों नहीं है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। फिर दुनिया के इशू, पैलेस्टीनियन इशू है कि ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, या पैलेस्टीनियन स्टेट अब तक क्यों नहीं बनी, इसको स्टडी करते हैं। और फिर ये अफगानिस्तान जो है अभी तक इशू है कि इशू इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अब देखें ऑलमोस्ट सारे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन कोई भी मुल्क उसे तस्लीम नहीं कर रहा। ये फिर IR में ये स्टडी करते हैं कि तस्लीम मुल्क कैसे होते हैं और तस्लीम क्यों नहीं होते। थोड़ा सा ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट है, वो है यूनाइटेड नेशंस की वजह से। तो यूनाइटेड नेशंस एक अच्छी अचीवमेंट है कि हम सारे मुल्क इकट्ठे होकर 195 वी आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो वहाँ मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो कि दुनिया को लुक आफ्टर करती हैं। तो इसके 2 बड़े एरियाज इसको स्टडी करते हैं, एक पॉलिटिकल फ्रंट है इसका, एक सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट है। सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट में इसकी बड़ी कामयाबियां हैं, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में कई बीमारियां एरेडिकेट करने में इसका रोल है। स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो प्लेग है, बेशुमार हैं। तो अगरचे कोरोना में कोई इसका रोल इतना नहीं हो सका, लेकिन इसका फिर भी एक रोल है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, जहाँ जंगे होती हैं, लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो ये एजेंसी उनको लुक आफ्टर करती है रेफ्यूजीज को। इस तरह यूनेस्को है, यूनिसेफ है, बच्चों और मैटरनल हेल्थ, या फिर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो आपके करंट अफेयर का भी हिस्सा हैं, और वो IR का भी हिस्सा हैं। तो ये क्या हैं, तो उसमें दुनिया में हंगर, पॉवर्टी, डिजीज और जस्टिस, ये उसके सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारा कुछ है इंटरनेशनल रिलेशंस। दिस इज द कंप्लीट कोर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो वी प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट मटेरियल ऑन दीज पॉइंट्स in a very simple way. After that, we believe, so you would be, inshallah, performing very well in international relations, and that will be helping you in attempting your other papers. So this is all from my side. Thank you very much. God bless you.